मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी स्थल में। हमने एक यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए ज्योग्राफी की सीरीज चला रखी है, तो उसमें आज कौन से नंबर का प्रैक्टिस सेट है भैया? तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो जो तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट है उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो कौन सा है कि सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। जब किस नदी पर हम स्थित की बात करते हैं तो किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, अगर हम इस नदी पर, चेनाब नदी पर और परियोजनाओं की बात करें तो इस नदी पर और दो परियोजनाएं इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली जो परियोजना है वो है दुलहस्ती परियोजना। कौन सी है? दुलहस्ती परियोजना। ठीक भैया, दूसरी परियोजना की जब हम बात करते हैं तो दूसरी जो परियोजना है वो कौन सी है? बगलीहार परियोजना है। बगलीहार परियोजना कहां है? तो जम्मू कश्मीर में है। दो इंपॉर्टेंट और अन्य दुलहस्ती और बगलीहार। तीसरी कौन सी हो गई? तो सलाल पन बिजली परियोजना। तो टोटल कितनी परियोजनाएं हैं चेनाब नदी पर इस टाइम जो इंपॉर्टेंट है? वो 3 है। ठीक है, अगर हम चेनाब नदी के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, अगर हम इसके उद्गम स्थल की बात करें तो उद्गम स्थल जो है, इसका उद्गम स्थल कहां पर है? उद्गम स्थल, तो इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहां है? तो बारहा लाचाला दर्रे के पास। बारहा लाचाला दर्रे के पास। बारहा लाचाला दर्रे से है और इस दर्रे से किसके रूप में निकलती है? तो दो धाराओं के रूप में निकलती है। कौन कौन सी? चंद्र प्लस भागा। दो नदियों के धारा के रूप में निकलती है, एक चंद्र नदी और एक भागा नदी। ये दोनों मिलकर कौन सी नदी का निर्माण करती हैं? चेनाब नदी का निर्माण करती हैं। और चेनाब नदी ही सिंधु नदी तंत्र की, चेनाब नदी सिंधु नदी तंत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है। और सिंधु नदी तंत्र में मुख्य नदी कौन सी है? तो सिंधु है। और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो चेनाब नदी है। ठीक है भैया, अब इसके बारे में अगर हम बात करें कि और जो दूसरा पहले ऑप्शन की तो कौन सा है? झेलम है। ठीक है, तो झेलम नदी के जब हम उद्गम स्थल की बात करते हैं सबसे पहले तो उद्गम स्थल की, तो जो इसका उद्गम स्थल है वो कौन सा है? तो उद्गम स्थल कहां है इसका? इसका उद्गम स्थल है आपके पीर पंजाल। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में। और ये जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है इसमें एक झील पड़ती है, शेषनाग झील। तो इसका उद्गम स्थल जो है वो कहां से है? शेषनाग झील से है, जो किस झील के पास है? बैरीनाग झील के पास है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पीर पंजाल की पदस्थली में से जो झेलम नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, झेलम नदी की एक और विशेषता बताई थी लास्ट क्लासों में। ठीक है, कमेंट में करके बताना है कि क्या है वो। जब हम झेलम नदी के बात करते हैं कि इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित है, तो इस पर दो परियोजनाएं इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली कौन सी है? तो उरी परियोजना है। उरी परियोजना जो सबसे इंपॉर्टेंट पहली परियोजना है वो कौन सी है? तो उरी परियोजना है। अगर दूसरे की बात करें कि दूसरी जो परियोजना पड़ेगी वो कौन सी परियोजना है? दूसरी परियोजना है इस पर तुलबुल परियोजना। कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना है। तो दोनों इंपॉर्टेंट परियोजना झेलम नदी कौन सी है? सबसे पहली उरी, दूसरी तुलबुल परियोजना है। ठीक है भैया, अगर हम बात करें तीसरा ऑप्शन की तो तीसरा ऑप्शन क्या, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? रावी नदी। अगर हम बात करें कि रावी नदी का जो है इस पर कोई सी परियोजना इंपॉर्टेंट है, तो इस पर केवल एक परियोजना इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी है? तो थीन बांध परियोजना है। कौन सी? थीन बांध परियोजना। ये जो थीन बांध परियोजना है ये कहां पर है? तो पंजाब में स्थित है। पंजाब में स्थित है। इसका दूसरा जो उपनाम है वो क्या है? रणजीत सागर बांध परियोजना। क्या है? रणजीत सागर बांध परियोजना। ठीक है, रणजीत सागर बांध परियोजना। रणजीत सागर बांध परियोजना है। इस नदी के अगर हम उद्गम स्थल की बात करें कि इस नदी का जो उद्गम स्थल है, रावी नदी के जब हम उद्गम स्थल की बात करते हैं, उद्गम स्थल की, तो वो कहां पर है? कहां पर है? रोहतांग दर्रे से है। कहां पर? तो रोहतांग दर्रे से। किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी है। कहां जाकर मिलती है? पाकिस्तान में जाकर सिंधु में मिल जाती है। ठीक,
अगर चौथे ऑप्शन की बात करें व्यास की, अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें कि व्यास नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है, व्यास नदी पर, तो इस पर कौन सी परियोजना स्थित है, पौंग बांध परियोजना, पौंग बांध परियोजना स्थित है। और ये जो पौंग बांध परियोजना है ये कहां है इस पर, तो आपके हिमाचल प्रदेश में है। कहां है, हिमाचल प्रदेश में है। प्लस इस पर एक जल परियोजना और है जो इंपॉर्टेंट है कि जब व्यास नदी है, व्यास नदी जो है ये पहले अगर हम बात करें उद्गम स्थल की, उद्गम स्थल की, तो उद्गम स्थल इसका कहां है, व्यास कुंड से है। कहां से है, व्यास कुंड से है। ये कहां पड़ेगा, तो आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है व्यास कुंड। ठीक, व्यास कुंड से होते हुए जब थोड़ा आगे, सॉरी, जब व्यास कुंड से निकलने के बाद में व्यास नदी जब कहां एंट्री करती है, पंजाब में एंट्री करती है। तो पंजाब में एंट्री करने के बाद में ये हरिके नामक स्थान पर, कहां पर, हरिके नामक स्थान पर, हरिके नामक स्थान पर किस नदी में मिल जाती है, तो सतलज में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, सतलुज में मिल जाती है। और जहां इसका मिलन होता है, जहां इनका प्रयाग है, संगम है, वहां से क्या निकलता है, तो भारत की सबसे लंबी नहर निकलती है। और वो जो सबसे लंबी नहर है वो कौन सी है, आपकी इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है, इंदिरा गांधी नहर है। कहां बहती है मुख्य रूप से, तो आपके राजस्थान में बहती है। ठीक है भैया, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैसे इसका आंसर क्या था, चेनाब था, जिसके बारे में सबसे पहले बता दिया है। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि वसंत विषुव क्या होता है, ऑप्शन क्या क्या है, 21 मार्च, 18 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम बात करें कि यहां पर क्या है, हमारी पृथ्वी है एक, और एक हिस्सा ये पृथ्वी बनाओ इसे भी, थोड़ा सा लेट चल रही है। ये पृथ्वी है, एक पृथ्वी ये रही, एक ये रही, और एक यहां पर है और एक यहां पर है। बीच में क्या है, आपका सन है, बीच में क्या है, सन है, सन। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं। ये अर्थ है आपकी। हमने क्या कर लिया कि पृथ्वी की 4 ऐसी स्टेज बना ली जो वो सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करते हुए जाती है। ठीक है, पहली, ठीक है, तो पृथ्वी की हमने 4 स्टेज बना ली कि सूर्य के तरफ जो पृथ्वी घूमती है वो इन 4 जगह तो जाकर होकर जाती होगी। तो इन 4 जगह में कुछ डेट रख लेंगे कि 22 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून और 23 सितंबर। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो उसमें 2 टाइम ऐसे आते हैं कि जब सर्दी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है और फिर क्या होता है, उसके बाद में सर्दी घटनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब गर्मी आनी शुरू हो जाती है। तो अपने यहां जो गर्मी आनी स्टार्ट होती है वो कब होती है, मार्च में होती है। गर्मी जो सही से शुरू होनी स्टार्ट होगी वो कब होगी, मार्च में होगी। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सूर्य का उत्तरायण होना। सूर्य का उत्तरायण होना। उत्तरायण होना मतलब कैसे, कि जो आपकी अर्थ है उसके बीच में क्या है, भूमध्य रेखा है, ऊपर 23.5 डिग्री है और नीचे 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो अर्थ जो सूर्य का जो विचलन है वो कहां है, स्पेशली इन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है, ऐसे है। स्पेशली कहां है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है। कहां है, तो आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है, ये वाली चीज है। ठीक, तो एक डेट तो यहां कोई सी होगी, एक यहां, एक यहां। ठीक है, ये समझ लो कि यहां से जब ऊपर की तरफ जाएगा, यहां से जब ऐसे जा रहा है तो क्या हो रहा है, उत्तरायण हो रहा है। और जब यहां से यहां जब पीक पर पहुंचेगा तो इसकी जो किरणें हैं वो क्या पड़ेंगी, लंबवत पड़ेंगी पृथ्वी पर। उसके बाद में धीरे धीरे यहां पर क्या तारीख होगी, 21 जून, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी कब होती है, 21 जून, क्योंकि जब सूर्य सीधे तुम्हारे ऊपर है तो ज्यादा आग फेंकेगा ना। जैसे कहते हैं ना कि जलते हुए तय पर बैठना, मतलब तय के नीचे आग जल रही है, तुम उसके ऊपर बैठे, ज्यादा गर्मी लगेगी। ठीक है, तय थोड़ा पास दूर है, आग उसके नीचे जल रही है, लेकिन आप अलग बैठे हो तो क्या होगी, गर्मी थोड़ी कम लगी, मतलब जलेगा थोड़ा कम। ठीक है, तो जब सूर्य बिल्कुल ऊपर है तो यहां पर गर्मी ज्यादा होगी। इसके बाद क्या होता है कि जून के बाद में सूर्य धीरे धीरे मकर रेखा की तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ जाने स्टार्ट हो जाता है। और भूमध्य रेखा पर जब पहुंचता है तो यहां क्या होता है
कि हमारे उत्तरी गोलार्ध में ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है। और वो डेट कौन सी है? तो आपकी 23 सितंबर है। डेट कौन सी है? 23 सितंबर। ठीक है, या हम लिख सकते हैं कि यहां क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में। चौथी स्टेज है उत्तरी गोलार्ध में। क्या होता है आपके कि यहां पर जो है गर्मी क्या होती है, गर्मी भी कम होती है और सर्दी आनी शुरू हो जाती है। सर्दी शुरू हो जाती है और गर्मी समाप्ति की ओर चलती है, हम एक तरह से ये कह सकते हैं। ठीक है, इस वाली जगह पर। तो इसके बाद जब सूर्य नीचे जाएगा तो यहां क्या होंगी? फुल गर्म सर्दी होंगी। तो यहां क्या होगा? पूरी उत्तरी गोलार्ध में क्या होंगे? यहां पर सर्दी होंगी। देखो ध्यान से समझना, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? सर्दी होगी इस वाली पोजीशन में, मतलब 22 दिसंबर में कड़ाके की सर्दी पड़ती है ना, दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के शुरू में। इसके बाद क्या होता है कि जब सूर्य फिर से क्या होने लगता है? उत्तरायण होने लगता है। मतलब यहां से जब नीचे की तरफ जाएगा दक्षिणायन होने लगता है, और यहां से जब ऊपर की तरफ चलेगा तो कहां जा रहा है? भूमध्य रेखा की तरफ जा रहा है। ठीक है, और जैसे ही भूमध्य रेखा की तरफ चलना स्टार्ट होगा तो 22 दिसंबर के बाद होगा, और 22 दिसंबर के बाद ये कहां पहुंचेगा? मकर रेखा, भूमध्य रेखा पर पहुंचेगा। और भूमध्य रेखा पर जो पहुंचेगा वो कब पहुंचेगा? तो 21 मार्च को पहुंचेगा, मतलब 21 मार्च को। ठीक है, तो यहां पर भूमध्य रेखा से क्या होगा? ये उत्तरायण होगा। उत्तरायण मतलब कि उत्तर की ओर या कर्क रेखा की ओर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाती है? फिर से दोबारा गर्मी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। इसके बाद में यहां क्या होगा? जब ये यहां तक पहुंचेगा 21 जून तक, तो यहां क्या होती है? गर्मी भरपूर होती है। गर्मी भरपूर होती है। क्यों भरपूर होती है? क्योंकि सूर्य जो है 21 जून को कहां होता है? आपके जस्ट सर के ऊपर होता है। ठीक है, अब बात आती है कि वसंत विषु कौन सा दिन है इसमें से? वसंत विषु कौन सा दिन है? तो वसंत विषु को हम क्या बोलते हैं? 21 मार्च को बोलते हैं। वसंत विषु कब होता है? 21 मार्च को होता है। ठीक है, यह बात ध्यान रखनी है। वसंत विषु कब होगा? 21 मार्च को होता है। ठीक है, अगर हम बोले कि ग्रीष्म आयनात कब होगा? तो 21 जून को होगा। सर्द आयनात कब होगा? तो 22 दिसंबर को होगा। ठीक है, चलो बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो इस खेतड़ी परियोजना का जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर भी जिक्र है। किस चीज का जिक्र है? लेकिन वहां खेतड़ी की खान का जिक्र है। खेतड़ी की खान। और ये खेतड़ी की खान है, ये प्रसिद्ध किस लिए है? तो आपके तांबे के लिए है। किस लिए प्रसिद्ध है? आपके तांबे के लिए। जो खेतड़ी की खान है वो प्रसिद्ध किस लिए है? तांबे के लिए है। किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो बात आती है कि जो खेतड़ी की परियोजना है वो किस लिए फेमस है? तांबे के लिए फेमस है। तो खेतड़ी जो है वो क्या है? एक जगह है। कहां पर? राजस्थान में। ठीक है, तो क्या राजस्थान में तांबे के लिए कोई इसके अलावा और जगह है इंपॉर्टेंट? बहुत सारी जगह, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट जगह है जिसे हम क्या बोलते हैं? झुंझुनू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झुंझुनू। झुंझुनू का जो क्षेत्र है वो भी किस लिए फेमस है? तो तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है भैया, अगर हम बात करें सबसे पहले ऑप्शन की, किसकी? जस्ता की। तो जब हम जस्ते की बात करते हैं, अच्छा एक और चीज है कि जो तांबा है ना, तांबा, जब हम इस तांबे की बात करते हैं तो ये तांबा जो है दो प्रकार की चट्टानों में बहुत ज्यादा मिलता है। कौन कौन सी चट्टानों में है? तो एक तो चट्टानें हैं कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। एक कौन सी क्रम की चट्टानें हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और दूसरी जो है वो कौन सी है? तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं। और ये कैसी चट्टानें में पाया जाता है? स्पेशली तो रवेदार चट्टानों में पाया जाता है। कैसी चट्टानों में पाया जाता है? रवेदार चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें पहले ऑप्शन की, पहला ऑप्शन कौन सा है?
तो आपका जस्ता है। ये जो जिंक है इसका यूज क्या होता है? जिंक के अगर हम यूज की बात करें तो इसका यूज क्या होता है? जिंक का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए हम किस चीज की परत चढ़ाते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन करते हैं या जस्ते की उस पर परत चढ़ाते हैं। तो ये जो जिंक है ये सर्वाधिक की अगर हम इसकी बात करें कि ये सर्वाधिक कहां मिलता है, जब हम इसकी बात करते हैं सर्वाधिक की, तो ये सर्वाधिक कहां मिलेगा? राजस्थान में मिलेगा, राजस्थान में। तो इसका जो सबसे ज्यादा क्षेत्र है जस्ते का वो कहां है? राजस्थान में स्थित है। कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं? तो जयसमंद क्षेत्र है। कौन कौन से हैं? जयसमंद है और उदयपुर है, उदयपुर। इसके अलावा बात करें तो चित्तौड़ है, चित्तौड़। इसके अलावा बात करें तो रामपुर अगूचा है, रामपुर अगूचा, रामपुर अगूचा। और बात करें तो कौन सा है? तो भीलवाड़ा का क्षेत्र भी प्रसिद्ध है। याद रखना भीलवाड़ा, भीलवाड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना, भीलवाड़ा का क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र है किसके लिए फेमस है? जिंक के लिए। जिंक का सबसे ज्यादा यूज किस लिए होता है? तो लोहे पर परत चढ़ाई जाती है जंग से बचाने के लिए जिंक की, ठीक है। जब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, स्टील की, तो इस्पात जो है वो क्या है? मिश्रण है किस किस का? जस्ट उसका जो इस्पात है वो मिश्रण किस किस चीज का है? तो लोहे का और कार्बन का मिश्रण है, ठीक है, इस्पात। इसके बाद अगर हम बात करें एल्युमिनियम की, ये जो एल्युमिनियम है ये एक एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट है एल्युमिनियम। अब ये जो एल्युमिनियम है ये प्राप्त किससे किया जाता है या इसका अयस्क क्या है? इस एल्युमिनियम का क्या है? अयस्क। अयस्क क्या होगा? तो वो होगा बॉक्साइट। कौन सा होगा? बॉक्साइट। ये ध्यान रखना। इस एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो क्या होगा? बॉक्साइट होगा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? Al2O3 के नाम से जानते हैं, ठीक। अब ये जो एल्युमिनियम है ये सर्वाधिक पाया कहां जाता है? तो इसके जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा कहां है? तो उड़ीसा में। चाहे हम उत्पादन की बात कर लें चाहे भंडारण की बात करें, सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो कहां है? उड़ीसा में। मतलब चाहे हम उत्पादन की बात कर लें प्लस किस चीज की बात कर लें? भंडारण की भी बात कर लें, तो ये जो दोनों चीज हैं ये कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में है। अब ये उड़ीसा में है तो उड़ीसा में कौन सी जगह है? तो भैया दो जगह है उड़ीसा में। कौन कौन सी हैं? कालाहांडी है, कालाहांडी प्लस कोरापुट, प्लस कोरापुट। ये दो जगह ऐसी हैं जहां सबसे ज्यादा आपके बॉक्साइट का उत्पादन है और भंडारण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो जब हम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो वो कहां पर है? असम में है। कहां पर है? असम में है। इसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित करा गया? तो घोषित कब करा गया? तो 1974 में घोषित करा गया। कब? 1974 में घोषित करा गया, ठीक है। ये किस लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडे के लिए। किस लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो क्या असम में काजीरंगा के अलावा और दूसरा उद्यान पाया जाता है? तो एक और इंपॉर्टेंट उद्यान है, प्लस कौन सा है वो? मानस राष्ट्रीय उद्यान है। मानस। मानस नाम क्यों पड़ा? क्योंकि किस नदी पर है? मानस नदी के तट पर है। मानस नदी के तट पर, या हम ये कह सकते हैं कि मानस नदी इस मानस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से होकर गुजरती है। मानस नदी बीचों बीच गुजरती है किससे? मानस राष्ट्रीय उद्यान से। और ये जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है इसे विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया जा चुका है। विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया जा चुका है। प्लस ये फेमस किस लिए है? तो गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भैया। चौथे अगर हम ऑप्शन की बात करें, अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें, सॉरी तीसरे ऑप्शन की बात करें, अभी तो पहले अगर हम बात करें किसकी? मध्य प्रदेश की, तो असम के तो हो गए दोनों, ठीक है। आंसर इसका क्या है? असम है। अब हम यदि बात करें मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे अभ्यारण्य हैं। मध्य प्रदेश में तो जो मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कितने हैं? 3 या 4 हैं। कौन कौन से हैं?
तो सबसे पहले की जो हम बात करते हैं वो है ओंकारेश्वर। कौन सा है? ओंकारेश्वर है। याद कैसे रखने हैं? ओंकारेश्वर कहाँ मंदिर है और ओंकारेश्वर का? तो एमपी में मंदिर है। ठीक है। जब हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा कौन सा है? पेंच है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तीसरे की जब हम बात करते हैं तो कौन सा है आपका? पन्ना। तीसरा कौन सा आपका? पन्ना है। ठीक है। चौथा कौन सा है? तो कान्हा है। पांचवा कौन सा है? तो आपका माधवगढ़ है, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ओंकारेश्वर है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा उद्यान है, माधवगढ़ उद्यान है। और ध्यान रखना है कि एमपी का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो कान्हा है। लगभग कितने किलोमीटर में फैला हुआ? 940 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ। ठीक है। कौन कितने? चलो ठीक है। अगर हम बात करें ओंकार इसकी कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कौन सा? तो कान्हा केसला है। इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम कान्हा केसला है। ठीक है। एक और पड़ेगा, सतपुड़ा पड़ेगा। ठीक है। इसके अगर हम आगे बात करें, पंचमढ़ी भी यहीं पर है। ठीक है भैया। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो दो ऑप्शन हो गए आपके कौन कौन से? मध्य प्रदेश प्लस असम। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन है नेक्स्ट? आपका पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल में दो इंपॉर्टेंट है। जब हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो यहां पर कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके वेस्ट बंगाल में? दो इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? एक तो सुंदरवन। सुंदरवन किस लिए फेमस है? तो टाइगर के लिए फेमस है। एक सुंदरवन है, प्लस दूसरा कौन सा है? तो जल्दीपारा है। कौन सा है? जल्दीपारा। ये जल्दीपारा जो कहाँ है? तो जलपाईगुड़ी में है। जल्दीपारा हो गए सुंदरवन डेल्टा, सॉरी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और जलादीपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, दोनों ये कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में है। प्लस वेस्ट बंगाल में ही दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है। सबसे बड़े डेल्टा का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। किसके नाम से होता है? तो सुंदरवन डेल्टा के नाम से होता है। कौन कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर आपस में दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है। इस डेल्टा का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? क्योंकि यहां सर्वाधिक किस चीज के वृक्ष पाए जाते हैं? तो सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। सर्वाधिक किस चीज के वृक्ष पाए जाते हैं? तो सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो वो कौन सा है? केरल है। और ये जो केरल है, जब हम केरल की बात करते हैं तो केरल में कितने हैं? इंपॉर्टेंट तो दो हैं, वैसे तीन लिख लो। अगर हम बात करते हैं केरल की, तो केरल में कितने इंपॉर्टेंट हैं? तीन इंपॉर्टेंट हैं। तीन। तो सबसे पहले कौन सा है? इराविकुलम है। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरी जब हम बात करते हैं तो कौन सा है? शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। एकमात्र दुनिया का, एकमात्र भारत का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जहां पर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं करी है। ठीक है। तीसरे की जब हम बात करते हैं तो तीसरा कौन सा है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये जो पेरियार है ये क्या है? एक केरल की नदी है। ठीक है। तीन राष्ट्रीय उद्यान केरल में इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? इराविकुलम, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान प्लस पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। तो जो केरल में है कितने राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है? तीन राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान और प्लस इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। अगर हम बात करें सर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां नहीं हैं? भारत में कितने नदी तंत्र हैं? तो स्पेशली देखा जाए दो नदी मतलब दो वृहद नदी तंत्र है। कौन कौन से? एक तो हिमालय नदी तंत्र प्लस प्रायद्वीपीय भारत नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र क्यों बोला गया? क्योंकि जो नदियां हिमालय से निकलने वाली हैं उन्हें हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं? हिमालय नदी तंत्र की कैटेगरी में रखते हैं। प्लस जो नदियां प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं, प्रायद्वीपीय भारत में या तो वो कहां से निकलो? पश्चिमी घाट से या सतपुड़ा से या विंध्याचल से या कहीं और से, तो उन्हें हम कहां रखते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में रखते हैं।
अब ये जो हिमालय नदी तंत्र की जब इसने बात करी है कि यहां पर कौन सी नदी है, सबसे पहली कौन सी है, कावेरी। इससे लास्ट जो क्लास हुई थी, प्रैक्टिस सेट हुआ था, उसमें पढ़ाया था। तो ये कहां की नदी है, कावेरी नदी। कहां की नदी है, आपके तमिलनाडु, सॉरी, कहां की नदी है, तो प्रायद्वीप है, भारत की नदी है। उद्गम स्थल कहां है, तो ब्रह्मगिरी की चोटी से बताया था। ठीक है, गंगा नदी कहां की है, तो आपके हिमालय से निकलने वाली नदी है, हिमालय से निकलने वाली, उत्तरी भारत में बहती है। ठीक, उत्तरी भारत में। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो कहां से है, हिमालय से निकलती है। जबकि हम गोदावरी की बात करते हैं तो गोदावरी कहां की नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। अगर हम इसके हिसाब से देखें, इसके हिसाब से देखें तो कौन कौन से ऑप्शन चाहिए, केवल 2 और 3 ऑप्शन है, कोई सा 1 और 2, 3 और 4, 2 और 3, तो कौन सा ऑप्शन चाहिए, बी ऑप्शन। ठीक है, अब अगर हम इसके थोड़ी डिटेल में बात करें तो कावेरी की तो हमने लास्ट क्लास में भी बात कर ली थी। ठीक है, इसकी वैसे सहायक नदियां जो वैसे अगर मोटी मोटी बात करें तो निकलती कहां से है, ब्रह्मगिरी की चोटी से निकलती है। ठीक, कहां है, कर्नाटक में है उद्गम स्थल। जब हम बात करते हैं कि जलप्रपात जो है वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा जलप्रपात वॉल्यूम के हिसाब से कौन सी नदी पर बनता है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर बनता है। ठीक, इसकी जो आपकी सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं, तो अर्कावती है, हेमवती है, लोकपावनी है, ये सब क्या है इसकी इंपॉर्टेंट, सारी की सहायक नदियां हैं। ठीक, अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की गंगा की, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है गंगा, क्योंकि इसकी अभी तक कहीं चर्चा हमने करी नहीं है। ठीक है, गंगा की जब हम बात करते हैं तो अगर हम इसके उद्गम स्थल की बात करें, सबसे पहले किस चीज की, उद्गम स्थल की। जब हम गंगा के उद्गम स्थल की बात करते हैं, उद्गम स्थल, तो इसका जो उद्गम स्थल है वो कहां है, आपके गंगोत्री में है, गंगोत्री ग्लेशियर से है। यहां आकर इसमें एक और नदी मिलेगी, कौन सी नदी आगे मिलेगी, तो आपकी मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। तो जहां मिलेगी वहां क्या बनेगा, रुद्रप्रयाग। ठीक, और जहां आगे चलकर अलकनंदा किसके साथ मिलेगी, भगीरथी के साथ, वहां से आगे जब ये जाएगी तो वहां से आगे किसके रूप में जाएगी, गंगा के रूप में जाएगी, और अपना मुहाना कहां बनाएगी, बंगाल की खाड़ी में बनाएगी। गंगा पर सबसे ऊंचा बांध है कौन सा है, भगीरथी पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध परियोजना जो है वो किस पर है, भगीरथी नदी पर ही है, जिसका हम दूसरा रूप किस नाम से जानते हैं, गंगा के नाम से। कितने राज्यों से होकर गंगा बहती है, तो 5 राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, सहायक नदियों में बात करें तो कौन कौन सी हैं, कोसी है, गंडक है, गोमती है, महानदी है। ठीक, अगर हम बात करें बाएं तट पर मिलने वाली, दाएं तट पर मिलने वाली, तो कौन कौन सी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चंबल नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। ठीक है, सोन नदी भी इसकी सहायक नदी है, दामोदर भी इसकी, या हम कह सकते हैं कि हुगली की सहायक नदी कौन सी है, दामोदर है। दामोदर को दोनों जगह पढ़ते हैं हम, प्रायद्वीप पे भारत की नदियों में भी और इसमें भी, हिमालय से निकलने वाली नदियों के रूप में भी। बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है, अगर हम इसके उद्गम स्थल की बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है वो कहां से है, चैमा-युंगडुंग ग्लेशियर से है, चैमा-युंगडुंग ग्लेशियर। और ये जो चैमा-युंगडुंग ग्लेशियर है ये कहां पड़ता है, तो कैलाश पर्वत श्रेणी में है। कहां पर है, कैलाश पर्वत श्रेणी में। ठीक है, कहां पड़ेगा, कैलाश पर्वत श्रेणी में पड़ेगा। और वहां से जब ये निकलती है चैमा-युंगडुंग ग्लेशियर से, तो वहां मतलब कहां, कि तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका, तो दूसरा नाम जो है वो क्या है, यरलुंग जांगबो भी है, यरलुंग जांगबो। ठीक, इसके बाद कहां आती है, भारत में एंट्री करती है। भारत में कब एंट्री करती है, कि समांतर किसके बहेगी, हिमालय पर्वत श्रेणी के आगे जाके भारत में एंट्री मारेगी, दक्षिण की तरफ मोड़ लेगी। और जब दक्षिण की तरफ मोड़ लेगी तो किसके पास से मोड़ लेगी, नामचा बारवा पर्वत श्रेणी के पास से मोड़ लेगी। किसके पास से, तो नामचा बारवा पर्वत श्रेणी के नाम से।
ठीक, उसके बाद कहां पहुंचेगी, अरुणाचल प्रदेश में पहुंचेगी, जहां से किस नाम से जाना जाता है, दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में इसकी दो सहायक नदियां इसमें आके मिल जाएंगी, कौन कौन सी, लोहित नदी और दिबांग नदी। ये जो दोनों सहायक नदियां हैं इसकी, लोहित और दिबांग, इनके दोनों के मिलने के बाद में असम में जाएगी, और असम में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और असम में ही दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है आपकी ब्रह्मपुत्र, जिसे हम बोलते हैं गुम्फित जलमार्ग। चलो, ये गुम्फित जलमार्ग आपका मतलब चीज नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप का जो निर्माण करेगी वो कौन सी नदी करती है, नदी द्वीप कौन सी नदी करेगी, ब्रह्मपुत्र करेगी, जिसका नाम क्या है, माजुली द्वीप है। क्या है, माजुली द्वीप, ठीक है। अगर इसके बाद हम बात करें गोदावरी की, तो गोदावरी का जो उद्गम स्थल है, गोदावरी, ये जो गोदावरी है इसके अगर हम उद्गम स्थल की बात करें तो जो इसका उद्गम स्थल है, उसका जो उद्गम स्थल है वो कहां है, तो मध्य प्रदेश में है। और एमपी में कहां से है, तो पश्चिमी घाट में एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसका नाम, चोटी पड़ती है जिसका नाम क्या है, त्र्यंबकेश्वर की चोटी। त्र्यंबकेश्वर की चोटी ये कहां पड़ेगी, तो नासिक जिले में पड़ती है। वहां से निकलने के बाद ये नदी अपना मुहाना कहां बनाती है, तो बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदियों की बात करें कौन कौन सी हैं, पेनगंगा है, वेनगंगा है, वर्धा है, पूर्णा है, इंद्रावती है, ठीक। इसकी एक सहायक नदी ऐसी भी है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, वो कौन सी है, तो मंजीरा है, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें, टाइम बहुत हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करते हैं कि शिमला निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर स्थित है। शिमला किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, जब हम इसकी बात करते हैं तो शिमला क्या है, एक पर्यटक स्थल है। क्या है, पर्यटक स्थल है, पर्यटक स्थल है। और ये जो पर्यटक स्थल है तो ये कौन सी पर्वत श्रेणी में पड़ता है, कौन सी में पड़ेगा, अरावली में, महादेव में, नीलगिरी में या धौलाधार में, कहां पड़ेगा, धौलाधार पर्वत श्रेणी में पड़ता है। जब हम इसकी बात करते हैं हिमालय की, तो जो मध्य हिमालय, देख हमने पहले बात कही थी कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। और 3 भाग कौन कौन से हैं, तो एक तो क्या है जिसे हम बोलते हैं महान हिमालय, दूसरा क्या है मध्य हिमालय, और या लघु हिमालय भी हम इसे बोलते हैं, तीसरा क्या है, तो शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो 3 पर्वत श्रेणियां हैं। अब इसमें जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, तो मध्य हिमालय है। जब हम इस मध्य हिमालय की बात करते हैं तो मध्य हिमालय को 4 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। मध्य हिमालय को इन्हें 4 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है, और चारों कौन कौन सी हैं, जब इन्हें 4 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है तो चारों कौन कौन सी पड़ेंगी। जब हम सबसे पहले की बात करते हैं वो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। दूसरी कौन सी है, तो धौलाधार है, धौलाधार पर्वत श्रेणी है। तीसरी कौन सी है, तो महाभारत पर्वत श्रेणी है, महाभारत पर्वत श्रेणी। चौथी कौन सी है, तो नाग पर्वत श्रेणी। ये दोनों कहां पड़ती हैं, तो नेपाल में पड़ती हैं। कहां, नेपाल में आपके, ठीक है। ये दोनों कहां पड़ेंगी, ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगी, जम्मू एंड कश्मीर में। और ये कहां पड़ेगी आपकी, हिमाचल प्रदेश में। इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। और धौलाधार पर्वत श्रेणी में ही क्या स्थित है, शिमला स्थित है। प्लस अगर हम बात करें कुल्लू कांगड़ा घाटी कहां है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है घूमने के लिए भी, कुल्लू कांगड़ा घाटी हुई, धर्मशाला हुई, आपके शिमला हुए, ये बहुत बढ़िया पर्यटक स्थल है घूमने के हिसाब से, ठीक। अगर हम बात करें इसके अलावा कि जो आपका पहला ऑप्शन है, भाई आंसर क्या होगा इसका, धौलाधार पर्वत श्रेणी होगा। लेकिन अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो अरावली, अरावली की जब हम बात करते हैं, अरावली तो इसे किस नाम से जाना जाता है, अवशिष्ट पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अवशिष्ट पहाड़ी क्यों, क्योंकि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में नाम शुमार है किसका, आपका अरावली का। इसके जब हम विस्तार की बात करते हैं तो कहां से है, गुजरात से लेकर, कहां से, गुजरात से लेकर दिल्ली तक विस्तार है। और दिल्ली में भी कहां तक है, तो मजनू के टीले तक है, मजनू के टीले तक इसका विस्तार है। गुजरात में कहां से शुरू होती है, तो पालनपुर से शुरू होती है।
भूगोलविदों का ऐसा मानना है कि ये जो हिमालय, जो अरावली पर्वत श्रृंखला, ये एक समय में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला थी, जो कहां से स्टार्ट होती थी, आपके लक्षद्वीप से स्टार्ट होती थी और कहां जाकर मिलती थी, हिमालय से जाकर मिल जाती थी। लेकिन धीरे धीरे समय के चलते चलते क्या होता गया, इसका ह्रास होता गया। ठीक है, ह्रास होने के कारण ही ये जो पर्वत श्रृंखला है वर्तमान में अब इतनी बची है। तो इसका जो नाम है वो किस नाम से जानी जाती है, अवशिष्ट पहाड़ी के नाम से। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 4 राज्यों में विस्तार है, गुजरात, राजस्थान, तीसरा हरियाणा, चौथा दिल्ली। जो दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है, कौन सा, राष्ट्रपति भवन, ये जो राष्ट्रपति भवन है ये किस पर्वत श्रेणी के हिस्से पर बना हुआ है, तो अरावली के पर्वत श्रेणी के हिस्से पर बना हुआ है। इसकी जो एक पहाड़ी अरावली की, उसका नाम क्या है, रायसेना हिल, रायसेना हिल्स, तो वहां पर बना हुआ है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, जब हम बात करते हैं इसमें, तो इस पहाड़ी पर जो पर्यटक स्थल है वो सबसे बेस्ट कौन सा है, तो माउंट आबू है। माउंट आबू कहां पड़ेगा, राजस्थान में पड़ेगा। प्लस वहां क्या हो, घूमने के लिए जगह है, तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। और माउंट आबू को हार्ट ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। किस मामले में, हरियाली के मामले में, क्योंकि जब आपका भारतीय मानसून आता है तो सबसे ज्यादा वर्षा राजस्थान में अगर कहीं होती है तो दक्षिणी राजस्थान की तरफ होती है, और उसी में से ये एक हिस्सा कौन सा है, माउंट आबू है। क्योंकि ये जो चोटी है सीधी हवाएं इससे जाकर टकराती हैं, जिसकी वजह से वो वर्षा करती हैं। बाकी की जो हवाएं हैं वो साइडों में से होकर निकल जाती हैं। जैसे फ्रंट है, मान के चलो ये अरावली पर्वत श्रेणी है, ठीक है। अब इधर से हवा आएंगी तो यहां जो हवाएं टकराएंगी इसके यहां पर, तो वो टकरा के ऊपर उठेंगी, जिसकी वजह से क्या होगी, वर्षा होगी। जो बाकी की हवाएं हैं वो कहां कर निकल जाएंगी, साइडों में कर, आगे जाके कहीं टकराएंगी नहीं, साइडों में से निकल जाएंगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं और वो अपना जो जलवाष्प ग्रहण करे हुए हैं उसे छोड़ेंगी नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जो नेक्स्ट टॉपिक वो है, ऑप्शन वो कौन सा है, महादेव है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि महादेव जो है वो किसका हिस्सा है, महादेव। आपने एमपी में एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में एक पहाड़ी पड़ी होगी जिसका नाम क्या है, सतपुड़ा पहाड़ी। और ये जो सतपुड़ा पहाड़ी है इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे राजपीपला पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी है, राजपीपला की पहाड़ी है, महादेव की पहाड़ी है। और ये जो महादेव की पहाड़ी है ये कहां है, मध्य में है महादेव। और ये जो मध्य में है तो इसी पर, इस महादेव पर्वत श्रेणी पर ही, इस महादेव पर्वत श्रेणी पर ही सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, तो धूपगढ़ है। कौन सी है, धूपगढ़ है। और इस धूपगढ़ पर एक पर्यटक स्थल इंपॉर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं पंचमढ़ी हिल स्टेशन। पंचमढ़ी हिल स्टेशन। और इसी पंचमढ़ी हिल स्टेशन के साथ साथ यहां पर क्या है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो आईबीएम के तहत ठहराया गया है। बर्डों के लिए स्पेशल जगह है, बर्डों के लिए। नीलगिरी की पहाड़ी की यदि हम बात करें तो नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो फेमस क्यों है, क्योंकि यहां एक बहुत ज्यादा फेमस पर्यटक स्थल है। पर्यटक स्थल जिसको क्या बोलते हैं हम, उट्टक मंडल बोलते हैं, उट्टक मंडल। और ये कहां है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। और ये जो नीलगिरी की पहाड़ियों पर है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो उट्टक मंडल है इसका नाम क्या है दूसरा, तो ऊटी है। ऊटी है। और नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं फेमस है किस लिए, तो चंदन के वृक्षों के लिए फेमस है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। जब हम भारत के बिंदुओं की बात करते हैं, ठीक है, यहां पर एक क्षेत्र पड़ेगा, ये क्या है, ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, और ऊपर क्या है, नॉर्थ है। और यहां पे एक द्वीप समूह है, द्वीप समूह, द्वीप समूह। ये जो द्वीप समूह है ये कौन कौन से हैं, तो अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो किसने क्वेश्चन क्या करा है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी ये है या ये है, तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो कहां पड़ेगा, अंडमान और निकोबार पर पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां पड़ेगा। तो है कौन सा, तो कौन सा है भैया, वो इंदिरा पॉइंट है। और जो अंडमान निकोबार पर जो आपका सबसे दक्षिणी बिंदु पड़ेगा उसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होगा, पिगमेलियन पॉइंट होगा, पिगमेलियन पॉइंट।
ठीक है। तो ये जो पिगमेलियन पॉइंट है कितने डिग्री पर, मतलब है कितने अक्षांश पर, यहां अक्षांश आएंगे या देशांतर आएंगे, तो ये वाली स्थिति कौन से आएंगे, अक्षांश आएंगे। कितने अक्षांश पर है, तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में स्थित है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु की जब हम बात करते हैं तो अंडमान निकोबार पर स्थित है इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, जो कितने डिग्री पर है, 6 डिग्री 4 मिनट पर है नॉर्थ में, प्लस अंडमान निकोबार के कौन से द्वीप पर स्थित है, ग्रेट निकोबार पर स्थित है, ग्रेट निकोबार पर। और वर्तमान में यह बिंदु कहां डूब गया है, समुद्र में डूब चुका है। अब बात करते हैं कि एक दक्षिणी बिंदु यह भी है, यह कितने डिग्री पर है, तो 8 डिग्री 4 मिनट है। अंतर केवल क्या है, वो सबसे दक्षिणी बिंदु है, जबकि मुख्य भूमि का अगर हम बात करें कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा, सबसे दक्षिणी बिंदु, तो जब हम सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं तो वो कौन सा आएगा, कन्याकुमारी वाला है, कन्याकुमारी, जिसे हम किसके नाम से भी जानते हैं, साथ में कैप ऑफ कैमोरिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भैया, तो कन्याकुमारी या कैप ऑफ कैमोरिन मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है, ये सबसे दक्षिणी नहीं, मुख्य भूमि का कितने डिग्री पर है, 8 डिग्री 4 मिनट पर है। अगर हम सबसे बात करें ईस्ट की, सन्ना चाय पिला दी, ईस्ट की अगर हम बात करें कि सबसे पूर्वी बिंदु, ईस्ट मतलब सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा होगा वर्तमान में, तो इनमें से कौन सा है क्या, कोई गौरमोता, कन्याकुमारी, चलो गौहार मोती, ठीक है, इसमें ऐसा ऑप्शन में तो है नहीं। तो जब हम सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो वो कौन सा है, किबीथू है, कौन सा है, किबीथू है। कितने डिग्री पर है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पर है, ईस्ट में, देशांतर की बात हो रही है, तो किबीथू है। या फिर इसी किबीथू का दूसरा नाम क्या है, वालांगू है, क्या है, वालांगू। कहां पड़ेगा, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, यह ध्यान रखना, किबीथू या फिर वालांगू अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। कितने डिग्री पर स्थित है, 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, 97 डिग्री 25 मिनट लिख सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे पश्चिमी बिंदु की, तो सबसे पश्चिमी बिंदु जो है, तो यहां पर जो सबसे पश्चिमी बिंदु है ये कितने डिग्री पर है, 68 डिग्री 7 मिनट पर है। इसका नाम क्या है, गौरमाता या फिर गौरमोता या फिर गुहार मोती, दोनों हम नाम लिख सकते हैं इसके, गुहार मोती भी या गौर माता भी या गौरमोता। अब इसका इसके अलावा एक और नाम है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया, लास्ट क्लास में बताया भी था कि 24 डिग्री अक्षांश, 24 डिग्री अक्षांश डिस्प्यूटेड एरिया है किस किस के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, 24 डिग्री अक्षांश को सर क्रीक बोलते हैं, सर क्रीक का क्षेत्र, सर क्रीक का जो क्षेत्र है उसी के ऊपर सारा पंगा है। भारत कहता है हमारा है, पाकिस्तान कहता है हमारा है। क्यों, क्योंकि वो दलदलीय क्षेत्र है और वहां पर जो संसाधन है वो बहुत ज्यादा पाए जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये जो 68 डिग्री 7 मिनट पर है पश्चिम में सर क्रीक का क्षेत्र, डिस्प्यूटेड एरिया है किस किस के बीच में, भारत और पाकिस्तान के मध्य। अगर हम बात करें सबसे उत्तरी बिंदु की, उत्तरी बिंदु की, तो सबसे उत्तरी बिंदु है ये कौन सा है, इंदिरा कौल है। कौन सा है, इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। कितने डिग्री पर स्थित है, तो 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है, 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। ये जो इंदिरा कौल है कहां पर स्थित है, तो सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर। भारत का या दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर में शुमार है आपका सियाचिन ग्लेशियर। भारत का तो सबसे बड़ा है, लगभग कितना है, तो 73 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, 72-73 किलोमीटर प्लस सबसे बड़ा दुनिया में सबसे ऊंचा युद्ध स्थल अगर कोई है तो वो सियाचिन है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, तो निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। राजस्थान की लगती है क्या, सिक्किम की, मणिपुर की, जम्मू एंड कश्मीर की, किस राज्य की लगेगी, बताया भी था पहले, जम्मू एंड कश्मीर की लगती है। ठीक, तो किस राज्य की सीमा अफगानिस्तान से लगती है, जम्मू एंड कश्मीर की। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी क्वेश्चन के लिए बस खाली।
मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये हल्का सा, ये किसका है? अफगानिस्तान का ये हिस्सा लगा हुआ है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का। तो किससे लगती है? जम्मू कश्मीर से लगती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? डूरंड रेखा नाम देते हैं। डूरंड रेखा कितने किलोमीटर लंबी है? तो 106 किलोमीटर लंबी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ठीक है, तो अफगानिस्तान की किससे लगेगी? जम्मू एंड कश्मीर से। जब हम बात करते हैं राजस्थान की, कि राजस्थान की जो सीमा है वो किससे लगती है? तो पाकिस्तान से लगती है, पाकिस्तान से, ठीक। और ये जो पाकिस्तान से लगती है, इसे किसके नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पाकिस्तान से दो सीमाएं लगती हैं, एक तो रेड क्लिफ के नाम से राजस्थान की लगेगी, प्लस एक जम्मू एंड कश्मीर में लगती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? LOC बोलते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी रेखा, तीसरी सबसे स्थलीय सीमा जो है वो किसकी है? पाकिस्तान से भारत की बनती है। तीसरे नंबर पर कितनी है? लगभग 123 किलोमीटर। तो जो सबसे ज्यादा सीमा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो तीसरे नंबर की सबसे लंबी सीमा है। कितनी है? 3323 किलोमीटर, ठीक। इसके बाद में अगर हम बात करें, अच्छा, सबसे छोटी जो है वो किससे मिलती है? तो जम्मू एंड कश्मीर से, जिसका नाम क्या है? डूरंड रेखा है, ये ध्यान रखना। सब किससे मिलेगी? तो अफगानिस्तान से मिलती है। दूसरे यदि हम सिक्किम की बात करें तो इससे कितने देशों की सीमा लगती है? 3 देशों की सीमा लगती है, 3 देशों की। पहला कौन सा है? तो नेपाल है, नेपाल। दूसरा कौन सा है? भूटान है। और तीसरा कौन सा है? तो चीन है, ठीक है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 3 देशों से सीमाएं लगती हैं? तो वो सिक्किम है। नेपाल, भूटान प्लस चीन। जब हम बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान, भारत प्लस पाकिस्तान की तो होगी बात, प्लस चीन की बात जब हम कहते हैं, तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा है वो दूसरे नंबर की सबसे लंबी सीमा है, लगभग 1488 किलोमीटर स्थलीय सीमा। अगर हम बात करें भूटान की, तो सबसे कम सीमा, दूसरे नंबर की सबसे कम सीमा है, 699 किलोमीटर है। दूसरी सबसे कम नंबर की सीमा 699 किलोमीटर है, ठीक है भैया। और जब हम बात करते हैं भारत और नेपाल की, तो कितने नंबर की सीमा है? वो कितने किलोमीटर की सीमा है? तो 1751 किलोमीटर की सीमा भारत और नेपाल के साथ मिलती है। अगर हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर की सीमा किससे मिलती है? म्यांमार से मिलती है, ठीक है। कितनी? म्यांमार से मिलती है, किसकी? तो मणिपुर की सीमा, भारत और म्यांमार की सीमा मिलती है। जैसे म्यांमार का कितने राज्यों से मिलती है? कमेंट में करके बताना, ठीक है ना। अगर बात करें कि भारत के पश्चिमी तट पर पड़ने वाले राज्यों की संख्याएं कितनी हैं? पश्चिमी तट पर, चलो बना, ठीक है। अगर राज्य गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? 9 राज्यों की मिलती हैं। तटीय रेखा सीमा जो है, तटीय सीमा रेखा जो है वो कितने राज्यों के पास है? 9 राज्यों के पास है। अगर हम बात करें पूर्वी राज्यों के पास कितनी है, तो 1 2 3 4 है। कितने के पास है? ये पूर्वी तट के पास। ये कितनी है? टोटल तटीय रेखा वाले देश, तटीय रेखा वाले राज्य, देश नहीं राज्य, ठीक है। अगर बात करें पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट पर, तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। अब यहां थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो क्या है कि जो तमिलनाडु है, देखो यहां पर बात आ जाती है तटों की, तटों के नाम की कुछ इंपॉर्टेंट। अगर हम सबसे पहले बात करें पूर्वी तट पर, जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट, तो लगभग उड़ीसा के सामने जो उड़ीसा वाला तट है उसका नाम क्या है? उत्कल तट है, उत्कल तट है। क्या नाम है उसका? उत्कल तट है, ठीक। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के सामने वाला, आंध्र प्रदेश के सामने वाला, तो उत्तरी सरकार तट उसे बोला जाता है, उत्तरी सरकार तट, ठीक। आंध्र प्रदेश के सामने कौन सा तट पड़ता है? तो उत्तरी सरकार तट पड़ता है। जब हम बात करते हैं तमिलनाडु के सामने, तो तमिलनाडु के सामने सबसे इंपॉर्टेंट पड़ता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कोरोमंडल
कोरोमंडल तट बोलते हैं, कोरोमंडल तट, ये ध्यान रखना है। पूर्वी तट पर जो तीन राज्य हैं उनके नाम, उनके सामने जो तट पड़ेगा वो उड़ीसा के सामने उत्कल तट, आंध्र प्रदेश के सामने उत्तरी सरकार तट और तमिलनाडु के सामने कोरोमंडल तट। ठीक है। अगर बात करें हम पश्चिमी घाट की तरफ, किसकी? पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट या कह लो कि पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट नहीं पश्चिमी तट सही है, पश्चिमी तट। ठीक है। तो पश्चिमी तट पर जो पड़ने वाले राज्य हैं, सबसे पहले अगर हम लें तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गोवा तक, कहां तक? गोवा तक, या पुणे वाला जो क्षेत्र है उसे हम क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोंकण तट, कोंकण तट। दूसरा जो पड़ेगा वो कहां पड़ेगा? कर्नाटक में पड़ेगा। किस नाम से है? कन्नड़ तट के नाम से है। कन्नड़ तट कहां पड़ेगा? कर्नाटक में। और तीसरा जो है वो कहां पड़ेगा? केरल में पड़ेगा, और इसका नाम क्या है? तो मालाबार तट है, मालाबार तट। और दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मालाबार तट प्लस कोरोमंडल तट। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर्दियों में सर्वाधिक वर्षा किस तट पर होती है? तो कोरोमंडल तट पर होती है। ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण नवंबर और दिसंबर के मामले में। तो जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो भारत में जब हम सर्वाधिक जैव विविधता की बात करते हैं, 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हमारे चिन्हित कर रखे हैं आपके जैव विविधता के मामले में। लेकिन अगर हम ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? शांत घाटी में पाई जाती है, साइलेंट वैली में। कहां पड़ेगी? केरल में पड़ेगी। कहां पड़ेगी? केरल में, जहां सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है। सुंदरवन की जब हम बात करते हैं तो यहां ये कहां पड़ेंगे? आपके वेस्ट बंगाल में पड़ेंगे। और ये जो सुंदरवन है, यहां पर सबसे मेन बात क्या है कि यहां सर्वाधिक सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष, जिसकी वजह से इसका क्या नाम रखा गया है? सुंदर वन नाम रखा गया है। ठीक है। तो यहां भी जैव विविधता काफी पाई जाती है, सुंदरवन में भी जैव विविधता काफी पाई जाती है। इसका फैक्ट पहले ही बता चुका हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। कौन कौन सी नदियां यहां आकर इसमें अपने डेल्टा में निर्माण करने में सहायक है? तो सबसे पहले गंगा आती है, गंगा के बाद में कौन सी आती है? ब्रह्मपुत्र मिल जाती है, और प्लस इनकी सहायक नदियां। इन दोनों में आगे जाके कौन सी नदी मिल जाती है? मेघना नदी मिल जाती है। और मेघना के नाम से या बराक के नाम से अपना जल कहां गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। वहीं पर दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण होता है, सुंदरवन डेल्टा। इसके बाद अगर हम बात करें मैंग्रोव वन की, तो मैंग्रोव वन में भी जैव विविधता काफी ज्यादा पाई जाती है। और दूसरी बात की जो मैंग्रोव वन है, ये सबसे ज्यादा पाए कहां जाते हैं? तो तटों पर पाए जाते हैं। इसलिए हम इसे कैसे वन भी बोल सकते हैं? लवणीय वन भी बोल सकते हैं, लवणीय वन में जो वृक्ष पाए जाते हैं मैंग्रोव के, उनमें एक खासियत है कि इनकी जड़ जो है वो कैसे आकार की होती है? यू आकार की होती है। ठीक है। और सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन की जब हम बात करते हैं तो कहां है? वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद अगर हम बात करें तो कहां है? गुजरात में है। ठीक। अगर हम बात करें तराई के क्षेत्र की, तो तराई का क्षेत्र कौन सा है? तो हिमालय के समांतर, जो ये आपका हिमालय है इसके समांतर पूरा लगभग कितना? तो 40 किलोमीटर तक जो क्षेत्र है, 20 से 40 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो क्या है? तराई का क्षेत्र के नाम से विख्यात है। ठीक। आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट सेट कल या परसों जल्दी आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।